आदाब नाज़रीन, साबिक रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की की स्कीमात को रूबे आमाल लाने के लिए नवंबर 1993 में महकमाए अक़लियती महबूद यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ। सारे मुल्क में इस रियासत को ये एजाज हासिल है कि सबसे पहले इस रियासत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कायम हुआ। इसके तहत मुख्तलिफ अक़लियती इदारे अक़लियतों के लिए फलाह और महबूद की स्कीमात रूबे आमाल ला रहे हैं। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर IFS, जो कि रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। आइए हम इनसे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीमात पर बातचीत करते हैं। आदाब अकबर साहब। आदाब अलीशा। सबसे पहले मैं माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से सारे नाजरीन को आदाब अर्ज करता हूँ। अकबर साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की क़याम का मकसद क्या है? रियासत तेलंगाना में 6 कम्युनिटीज नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले माइनॉरिटीज मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के साथ साथ क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीस और जैन भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में आते हैं। अच्छा। और माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है माइनॉरिटीज के फलाह और बहबूदी के लिए, माइनॉरिटीज वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स है, ये माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यही मेन ऑब्जेक्टिव है माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट का। अच्छा, ये जो रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनकी स्कीमात क्या क्या है? देखिए, माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत कई ऑर्गेनाइजेशंस है। अच्छा। जैसे कि माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी। इसमें माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बड़ा मेजर रोल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम से इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 इम्पोर्टेंट स्कीम्स मैं बताता हूं यहाँ पे। एक है बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जहां पे गरीब माइनॉरिटीज को लोन दिया जाता है कुछ कारोबार करने के लिए। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 2 लाख रुपए की जरूरत है कुछ कारोबार करने के लिए, कोई ऑटो खरीदना है, कोई दुकान लगाना है, तो उसके लिए हम 1 लाख रुपए तक सब्सिडी फ्री देते हैं उनको, और 1 लाख रुपया बैंक से लोन का जो टाई अप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इम्प्लीमेंट करती है, वो है स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम में हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास में माइनॉरिटीज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, पार्शियली एजुकेटेड SSC पास हैं, फेल हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। इनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स है, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। तो इसमें जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद में, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद में उनके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या प्लेसमेंट में कहीं जॉब पे जा सकते हैं, या बैंक से लोन ले, या न तो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। यानी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिंक्ड विथ प्लेसमेंट फॉर ए जॉब, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लिंक्ड विथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये 2 अहम स्कीम है माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। अच्छा, ये जो रियासती वक्फ बोर्ड है, उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है? वक्फ बोर्ड जो है ना, अभी बाइफरकेट आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड है, अभी तेलंगाना और आंध्र में बाइफरकेट नहीं हुआ है। अच्छा। ये बहुत ही बड़ा इदारा है हुकूमत आंध्र प्रदेश के तहत, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड। यहाँ पर 35,000 से भी ज्यादा नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज है। 1,35,000 से भी ज्यादा एकड़ इसके तहत हैं प्रॉपर्टीज। तो वक्फ बोर्ड का जो मेजर एक्टिविटी है, हमारे पास में सेंट्रल एक्ट है, बहुत पावरफुल एक्ट है, वक्फ एक्ट बोलते हैं उसको, वक्फ एक्ट 1995 जो अमेंडमेंट 2013 में हुआ है। तो वक्फ एक्ट के तहत में ये जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको मैनेज करना, इसका बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ करना, इसका डेवलपमेंट करना, और इसके जितने भी
फाइनेंसेस हैं, बजटिंग है, इसके ऑडिटेड अकाउंट्स है, और ये प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए वक्फ के जो एक्ट है, एक्ट के सेक्शंस के वेरियस सेक्शंस के हिसाब से हम उसको मैनेज करना है। ये मेजर एक्टिविटी है वक्फ बोर्ड का। अच्छा, जो कि उर्दू एकेडमी भी जो है वो भी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत है, ठीक है। आप हमें ये बताइए कि उर्दू एकेडमी के स्कीमात क्या क्या है। उर्दू जबान बहुत अहमियत रखती है हुकूमत तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट में, क्योंकि तेलंगाना स्टेट बनने से पहले आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना मर्ज होने से पहले यहाँ पे उर्दू सरकारी जबान थी। उर्दू जबान ही ऑफिसेस में और बाहर बोली जाती थी हैदराबाद स्टेट में जी। तो काफी लोग यहाँ पे उर्दू समझते हैं, बोलते हैं। उर्दू मादरी जबान के अलावा जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, वो भी तेलंगाना स्टेट में बहुत से लोग, ज्यादातर लोग समझते हैं और किसी अंदाज में बात भी कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी संजीदा है, नई गवर्नमेंट जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उर्दू के लिए बहुत बात करती है और बहुत सारा सपोर्ट करती है। और उर्दू एकेडमी जो है यहाँ पे हमारे पास में, बेसिकली जो निसाब है, सिलेबस है उर्दू मीडियम स्कूल का, स्कूल लेवल पे और इंटर कॉलेज लेवल पे, वो उर्दू में अपना सिलेबस के बुक्स प्रिंट करती है। ये मेजर एक्टिविटी है। उसके साथ साथ में हर महीना एक उर्दू का एक मैगजीन भी निकालते हैं। उसके साथ साथ में काफी उर्दू रिलेटेड एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। जैसे उर्दू जर्नलिज्म में सपोर्ट करती है, उर्दू एडिटर्स को सपोर्ट करती है, उर्दू में अगर कोई बुक अगर लिखना शाये करना चाह रहे हैं उर्दू जबान में लिख के, उसको सपोर्ट करती है। ऐसे कई स्कीमात है, 40 स्कीम है जहाँ पे उर्दू एकेडमी उर्दू की रिजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसे कोई स्कीमात है जिस पर आप हमारे नाज़रीन पर रोशनी डाल सकते हैं। माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट ने माइनॉरिटीज के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कई स्कीमात इंप्लीमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट को 1105 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले इतना बजट कभी एलोकेट नहीं हुआ था। जॉइंट गवर्नमेंट स्टेट का भी मिला के इतना बजट कभी नहीं देखे। इसमें बेसिकली एजुकेशन पे थ्रस्ट दिया जा रहा है। ज्यादातर तरजीह हमारी एजुकेशन की तरफ से। एजुकेशन में हम रेसिडेंशियल स्कूल चलाते हैं, जहां पे गरीब माइनॉरिटीज के लड़के या लड़कियां वहां पे फ्री में मुफ्त तालीम, इंग्लिश मीडियम की तालीम पा सकते हैं। वहां पे उनका खाना, कपड़ा, तालीम की किताबों का, हर चीज का इंतजाम वहां पे होता है। उसके साथ साथ में हम हॉस्टल्स चलाते हैं, एजुकेशन में बता रहे, एजुकेशन डिवीजन में। इसके साथ साथ में मेजर जो पोर्शन है कंपोनेंट 500 करोड़ रुपए तक हम एजुकेशन में खर्च करते हैं, जहां पे मेजर कंपोनेंट है फी रीइंबर्समेंट। जो भी लड़के स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनकी फी रीइंबर्समेंट, फ्री फी दी जाती है, हमारी फी रीइंबर्स करते हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, डिग्री कॉलेजेस हो, या तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं तो उनका फी रीइंबर्समेंट मेजर है। उसके साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं हम लोग। तो ये एजुकेशन बेस्ड है। एजुकेशन के अलावा कई दूसरे स्कीमात है। एक नई स्कीम के बारे में बताता हूं नाजरीन को कि हाल ही में एक गवर्नमेंट ऑर्डर दी है कि अगर कोई लड़का, गरीब माइनॉरिटीज का लड़का या लड़की बाहर अगर आला तालीम के लिए अगर उनका इरादा है और एडमिशन मिल गया और वो गरीब हैं, एक इनकम लिमिट से कम है, तो उनको 10 लाख रुपए का ग्रांट हम देते हैं। वन टाइम ग्रांट 10 लाख रुपए का। बाहर जाके पढ़ने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है, वहां के फीस वगैरह सबकी, तो फीस का हम 10 लाख रुपए का ग्रांट देते हैं। ये नई स्कीम है, अभी उसके ऑर्डर्स आ चुके हैं। इंशाल्लाह उसको अमल में भी लाएंगे 1-2 महीने के अंदर उसको, इंशाल्लाह। और दूसरी और बहुत ही पॉपुलर स्कीम है हमारे पास में, जो पिछले 6-8 महीने से शुरू हुई है, तेलंगाना गवर्नमेंट की बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, जिसको शादी मुबारक कहा जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में, ये शादी मुबारक स्कीम। और दूसरे भी स्कीम्स हैं इसके साथ साथ। तो ये शादी मुबारक स्कीम आखिर क्या है, आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले अर्ज किया था, शादी मुबारक स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इससे माइनॉरिटीज के गरीब जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए जो रकम जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे माशरे में हम पिछले कई साल से हम देखते आए हैं कि लड़कियों की शादी के लिए थोड़े मसाइल हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम देखते हैं कि लड़कियां की शादी नहीं हुई, लड़कियां घर में बैठे हैं। और कई बार हम बचपन से देखते आए हैं, सभी भी कर रहे हैं बच्चियों की शादी के लिए रमजान में, उसके बाद में लोग और लड़की की शादी तय करते हैं और घर घर फिर के कुछ वसूल करते हैं पैसे वगैरह। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब ने
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही पॉपुलर स्कीम अनाउंस की है और बहुत ही सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये स्कीम का नाम है शादी मुबारक स्कीम। इसमें 51,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस लड़की जो 18 साल के ऊपर है और शादी के लिए अगर मैच मिल गया है तो बराह रास्त 51,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस और लड़की को देंगे हम। ये जो शादी मुबारक स्कीम का बजट हमने सुना है कि ग्रीन चैनल में रखा जाता है, आप हमें बता सकते हैं कि ग्रीन चैनल क्या होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। शादी मुबारक स्कीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम और फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की। फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसके तहत जो भी बजट एलोकेट होता है उसको वो लोग क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज करते हैं और बिल्स का जो प्रोसेसिंग होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे वो भी चंद दिन के लिए मखसूस होता है। तो इसमें काफी दुश्वारियां थी। गुज़िश्ता साल जब जनवरी से जब हम ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन किया है तो बजट रेगुलेशन के उसकी वजह से काफी दुश्वारियां थी। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इस पे एक डिसीजन लिया है और ऑर्डर दिया है कि इसको बजट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको रिलैक्स करते हुए इसको ग्रीन चैनल में रखेंगे। यानी जो भी बजट अलोकेटेड है वो पूरा ये स्कीम के लिए डिस्पोजल पे रखा जाता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं ट्रेजरी के उसको रिलैक्स किए जाते हैं। इसको साल में कभी भी अप्लाई करके साल में कभी भी वो बजट को हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ग्रीन चैनल कहा जाता है। यानी सारे रूल्स और रेगुलेशन रिलैक्स करके ये सारा बजट हमारे डिस्पोजल पे रखा जाता है। इस स्कीम में जैसे जैसे एप्लीकेशंस आते हैं इमीडिएटली उसको प्रोसेस करके सारा बजट खत्म होने तक उसको यूज कर सकते हैं। शादी मुबारक के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट में 100 करोड़ रुपए अलोकेट किया है। इनिशियली लास्ट ईयर भी 100 करोड़ दिए थे और पिछले साल 3 ही महीने का वक्त था हमारे पास में, और इस साल के जो 15-16 2015-16 के बजट में भी शादी मुबारक स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं और सारे 100 करोड़ रुपए अभी हमारे पास डिस्पोजल में है। उसको क्वार्टरली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है फर्स्ट क्वार्टर में 25% रिलीज करते हैं, सेकंड क्वार्टर में 25% रिलीज करते हैं, थर्ड क्वार्टर में 25% रिलीज करते हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टर का बजट खत्म हो गया तो एप्लीकेशंस रोक देके सेकंड क्वार्टर का बजट रिलीज करने तक वेट करना पड़ता है। तो ग्रीन चैनल में रखने की वजह से ये वेटिंग पीरियड नहीं है। अभी बजट रिलीज के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो भी बजट में जो 100 करोड़ रुपए रखे हैं वो 100 करोड़ पूरे डिस्पोजल में है और कभी भी जैसे एप्लीकेशंस आए वो बजट खत्म होने तक हम कंटिन्यूअसली उसका यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली वो बेनिफिशियरीज को 51,000 रुपए उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। इसको ग्रीन चैनल कहा जाता है। अच्छा, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें सैयद, मुगल और पठान जिनको BCE सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाता है, वो भी क्या इस शादी मुबारक स्कीम से फायदा उठा सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे पास में मुसलमानों में खास तौर पे मुस्लिम्स में एक BCE का एक कैटेगरी है। BCE जो सर्टिफिकेट है, तो BCE सर्टिफिकेट मुगल्स को, सैयद को और पठान जो खान होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। तो जो बेनिफिट्स BCE के होते हैं तो ये जो कम्युनिटीज होते हैं इन लोगों को नहीं दी जाती है। लेकिन शादी मुबारक स्कीम जो है ना, ये सारे माइनॉरिटीज के लिए है। ये BCE, BCC या BCB से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सभी मुसलमान या सभी क्रिश्चियंस, सभी सिख और जितने भी सभी बुद्धिस्ट, सभी पारसीज जिनका इनकम एनुअल जो इनकम लिमिट है जो 2 लाख से कम है और लड़की अगर 18 साल की है और शादी के लायक है, शादी की तारीख तय हो गई है, तेलंगाना की नेटिव है, तो वो सब इसके एलिजिबल हैं, सब ले सकते हैं। इसको BCE से या मुगल से, सैयद से, पठान से कोई ताल्लुक नहीं है, सभी ले सकते हैं इसको। ये जो जरूरतमंद वालिदैन या सरपरस्त इस शादी मुबारक स्कीम से अगर फायदा वो उठाना चाह रहे हैं तो उनके लिए दरखास्त किस तरह दाखिल करना है उनको? देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शादी मुबारक स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। एक तो लड़की अनमैरिड हो और दूसरा लड़की के 18 साल पूरे हों, क्योंकि मैरिज एक्ट के तहत 18 साल उम्र जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके साथ साथ लड़की तेलंगाना की नेटिव हो, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेड स्कीम है ये। और तीसरी जो है ना, इसमें चंद सर्टिफिकेट्स की जरूरत है इन लोगों को। एक इनकम क्राइटेरिया है जो 2 लाख रुपये सालाना इनकम, जो कंबाइंड पेरेंटल इनकम, वालिदैन की इनकम 2 लाख से ज्यादा ना हो। 2 लाख से मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है उनके लिए। उसके साथ साथ में एज प्रूफ सर्टिफिकेट लगाना पड़ती है कि 18 साल से ये लड़की ज्यादा है।
तो मैच फिक्स होना चाहिए। आधार कार्ड अगर है और लड़के के थोड़े डिटेल्स दे तो एलिजिबिलिटी हो जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसेस करेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनके लड़की के अकाउंट में 51,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अगर किसी फैमिली में 4 लड़कियां हो तो ये स्कीम क्या हर लड़की के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कई लोग हमारे पास में सवाल लेके आते हैं, घर में एक ही लड़की को मिलेगी या सभी लड़कियों को। तेलंगाना गवर्नमेंट का ये वादा है कि इसमें इस स्कीम के तहत कोई भी तेलंगाना की नेटिव लड़की है, 18 साल कंप्लीट की है, घर में वो दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, दैट इज इमेटीरियल, सबको मिलेगा स्कीम का फायदा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। शादी मुबारक स्कीम में जो है पैसे किसको दिए जाते हैं, लड़की को या उनके पेरेंट्स को? शादी मुबारक स्कीम में 51,000 रुपए का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है बराह रास्त लड़की के अकाउंट में दाखिल किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा ऑनलाइन। जी अच्छा, हाँ। ये शादी मुबारक स्कीम से पहले एक और एक स्कीम भी थी जिसका नाम था मास मैरिज स्कीम। अच्छा, उस स्कीम से ये स्कीम कितना डिफरेंट है, आप बता सकते हैं? जी, आपने सही बताया कि शादी मुबारक स्कीम से पहले ये लड़कियों की शादी को प्रमोट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक मास मैरिज स्कीम, जिसको इज्तिमाई शादी की एक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में थी, जिसके तहत काफी एक साइड ब्राइड्स को, एक साइड ब्राइड रूम्स को, दुल्हन को एक तरफ, कई दुल्हनों को लाके एक इज्तिमाई तौर पर निकाह किया जाता था, शादी की जाती थी, जिसमें 25,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था। 25,000 रुपये कैश या न तो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर नहीं था, जब 25,000 रुपये का सामान दिया जाता था, जैसे कि लड़की कपड़े हैं और कुछ पलंग है, कुछ जहेज है, ऐसा सामान खरीदते थे। इसमें काफी जो कंप्लेंट्स आने लगे, इसमें काफी कम्युनिटी में बेचैनी थी। इस कम्युनिटी ये मास मैरिज स्कीम से कुछ सेटिस्फाइड नहीं थी। वजह यह है कि जो जरूरत नहीं है उस तरीके के कपड़े खरीदे जाते थे, जो जरूरत नहीं है उस तरीके की पलंग जहेज वाला खरीदा जाता था। कई बार कंप्लेंट आते थे कि जो खरीदने वाला जो सामान है वो सबस्टैंडर्ड है या उनके हिसाब का नहीं है, या खरीदने जगह जहां पे कट्स होते थे, और काफी इसमें मसाइल थे, काफी इसमें डिसपॉपुलर थी ये स्कीम। और खास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज में जो इज्तिमाई शादियां, दुल्हनों को बाहर बिठाना एक जगह, दुल्हों को बाहर एक जगह बिठाना, 10-10, 20-20 मास मैरिजेस करना, तो इससे कंफर्टेबल नहीं थे। ये हमारे मुस्लिम कल्चर से थोड़ा सा हट के अलग थी, तो ये ज्यादा पॉपुलर नहीं, ज्यादा चल नहीं रही थी। तो अभी ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में शादी मुबारक स्कीम, ये ऐसी स्कीम है क्योंकि पहले जो मास मैरिजेस थी उसकी तारीख गवर्नमेंट फिक्स करती थी, फलां दिन आ जाना, बोलो फलां दिन जो वो कंफर्टेबल है नहीं है दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए, वो इमेटीरियल था, वो दिन शादियां करते थे। आज क्या है, ये लड़की अपने वालिदैन, उनके वालिदा मिलके शादी की तारीख तय कर सकते हैं, वो हमारे पास आके अप्लाई करके उसका फायदा ले सकते हैं। जी अच्छा, शादी मुबारक स्कीम में अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? शादी मुबारक स्कीम का जो अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत आसान है। जी। तो इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर पूरे क्राइटेरियास अगर हैं उनके पास में, ये इनकम सर्टिफिकेट मेन है, उसके बाद में एज प्रूफ का अगर कोई सर्टिफिकेट लगा दें, उसके बाद में उनका आधार कार्ड का और एड्रेस प्रूफ वगैरह देने के बाद में लड़के के कुछ डिटेल्स दे दें, उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप घर बैठे अप्लाई कीजिए, ई पास वेबसाइट है सीजीजी का, या नहीं तो मी सेवा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कई एनजीओज भी सपोर्ट करते हैं उसको, तो वहां जाके वहां से अप्लाई कीजिए, उसके बाद में वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा उसका काम। अच्छा, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो उनके लिए क्या कोई और ऐसा ऑप्शन है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है इसमें, क्योंकि काफी इसमें इंक्वायरीज आ रहे थे इनिशियल स्टेजेस में। जब शादी मुबारक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें डेट ऑफ बर्थ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इश्यू किया हुआ डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी था, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत का जो पैदा होने के बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो मैंडेटरी था। इसमें मसाइल ये थे कि कहीं गरीब गांव में झुग्गी झोपड़ियों में जो पैदा हुई लड़की है, तो पैदा होने के बाद में वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिए, तो उसमें बड़े मसाइल थे 18 साल के बाद में लेने के लिए। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत ही उसको रिलैक्स की है, उसको रिसेंटली 3 महीने पहले। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है, कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18 साल उम्र कंप्लीट होने का उनके पास में प्रूफ यानी वोटर आईडी है, क्योंकि वोटर के लिए, वोटिंग के लिए भी 18 साल जो मैंडेटरी है, अगर वोटर आईडी है उनके पास, या आधार कार्ड पे भी
कभी ईयर ऑफ बर्थ अगर लिखा है, ईयर ऑफ बर्थ अगर सेटिस्फाइड करता है विदाउट एनी डाउट के 18 साल इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो उनको हम एलिजिबल करार दे रहे हैं और उनके एप्लीकेशंस प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत आसान हो गया अभी। अच्छा, ये सारे सर्टिफिकेट्स हमको कहाँ पे मिलेंगे? देखिए, ये तो आधार कार्ड तो आजकल हर एक के पास में है। अगर 10th पास अगर लड़की है तो 10th का सर्टिफिकेट उनके पास में है। अगर उनके पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड है तो चलेगा, या नहीं तो वोटर आईडी है तो चलेगा। ये सभी लोगों के पास है। एक सर्टिफिकेट जो नया निकालना पड़ता है, जो इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट कंसर्न एमआरओ जो तहसीलदार कहते हैं उनके ऑफिस में मिलता है। वो सर्टिफिकेट लाएं, उसके बाद अपनी शादी तय करें, हमारे से अप्लाई करें। वी विल बी हैप्पी टू प्रोसेस योर फाइल। ओके। अगर कोई लड़की की शादी ऑलरेडी हो चुकी हो तो वो भी क्या इस शादी मुबारक से फायदा हो सकता है उनको? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। किसी वजह से शादी हो चुकी है, ये स्कीम के बारे में शायद पता ना हो, या पता भी हो तो टाइमली कोई सर्टिफिकेट मिलने में कोई दुश्वारी हो, अप्लाई ना किए हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 के बाद में जो भी शादियां हो चुके हैं वो सब एलिजिबल हैं, ताकि उनके पास में सर्टिफिकेट्स लाएं और अप्लाई करें। वो ऑनलाइन 51,000 रुपए अपनी लड़की के नाम पे हम ट्रांसफर करने में खुशी होगी हमारे को। ये शादी मुबारक स्कीम में पैसे किस शेप में डाले जाते हैं? मतलब डीडी से या कैश? ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है हमने, क्योंकि जहाँ पे कैश का मामला हैंडलिंग होता है, जहाँ पे डीडी चेक लिखने का मामला हैंडलिंग होता है, जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उतने प्रॉब्लम्स आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। ये जो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए आप लोग, वेरिफिकेशन होने के बाद में एलिजिबल अगर हैं तो लड़की के अकाउंट में बराह रास्त कैश ट्रांसफर किया जाता है। बराह रास्त अमाउंट 51,000 रुपए लड़की के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, जीरो बैलेंस अकाउंट इस स्कीम के तहत काम आएगा क्या? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। काफी लोगों को इसमें दुश्वारी हुई है, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट के चंद बैंक्स के कुछ लिमिटेशंस है कि 51,000 लेने में दुश्वारी होती है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं कि 20,000 से ज्यादा अमाउंट एक वन टाइम वो लोग ट्रांसफर नहीं लेते हैं वो लोग। तो इसके लिए मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि वो कुछ बैंक्स 1-2 ट्रांजैक्शन अगर बैंक में वो कर लें तो एक्सेप्ट करते हैं, या नहीं तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि 500 रुपये लेके उसको एसबी अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर एसबी अकाउंट आपके पास है तो बेहतर है, एसबी अकाउंट का नंबर दीजिए ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए। या जीरो बैलेंस अकाउंट है जहां पे 51,000 रुपये ट्रांसफर करने में दुश्वारी है, तो हमारी नाजरीन से गुजारिश है कि उसको एसबी अकाउंट में उसको कन्वर्ट करें, या नहीं तो उसको कंपेटेबल बनाएं कि 51,000 रुपये वो एक्सेप्ट करें। जी। अब जब बैंक में ये पैसे डाले जाएंगे तो इस पर हक किसको रहेगा? देखिए, लीगल प्रोविजन अगर देखें तो जिसका अकाउंट है उसके पैसे हैं। तो लड़की के अकाउंट में हम पैसे डालते हैं तो लीगली लड़की इसकी हकदार है 51,000 रुपए के। अगर आपके पास से किसी को कोई डिटेल्स चाहिए तो आपके पास ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास में कमिश्नर माइनॉरिटीज वेलफेयर के ऑफिस में एक हेल्पलाइन भी खोली है शादी मुबारक स्कीम के लिए, और दूसरे सारे स्कीम जितने भी माइनॉरिटीज वेलफेयर के स्कीम्स हैं उसके भी वो हेल्पलाइन के थ्रू वो लोग मालूमात कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन ऑल वर्किंग डेज में हेल्पलाइन 040 उसका नंबर है। नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूं कि नोट करें, 04024760452। मैं रिपीट करता हूं, 04024760452। ये हेल्पलाइन पे कॉल करके वो लोग इसके डिटेल्स पता कर सकते हैं। जी। अच्छा अकबर साहब, जब से ये शादी मुबारक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है अभी तक कितने लड़कियों को पैसे दिए गए हैं और कितने पैसे दिए गए हैं? जैसे कि इससे पहले मैं बताया है, शादी मुबारक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, और काफी लोगों को बहुत ही कम टाइम में काफी लड़कियों की शादी करने में ये स्कीम मदद करी है। हमारे पास माइनॉरिटीज में लास्ट ईयर जो बजट सेशन हुआ था जनवरी में, दिसंबर जनवरी के बाद में, जो जनवरी फरवरी से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, बजट रिलीज होने के बाद में आज तक 8 महीने का वक्फा हो चुका है। ये 8 महीने में 15,000 के नियरली 15,000 बेनिफिशियरीज को ये अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। 15,000 लड़कियों की शादी के लिए ये शादी मुबारक स्कीम मदद की है। अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपीस आज तक हमने जो मुस्तहक लड़कियां हैं उनके अकाउंट में हमने बजट ट्रांसफर किया है, अमाउंट ट्रांसफर किया है।
इट्स ए वेरी पॉपुलर स्कीम और बहुत ही सक्सेसफुली चल रही है। अकबर साहब, आप यहाँ पर आए अपना इतना कीमती वक्त निकालकर और हमारे नाज़नीन से अक़लियतों की सरकारी स्कीमात, उनकी अमाल आवरी, अक़लियती इदारों की कारकर्दगी और उसके अलावा शादी मुबारक की स्कीम से भी तफसीलात नाज़नीन के सामने लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा। मैं माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से सारे अंजुमन प्रोग्राम के नाजरीन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आदाब अकबर साहब। आदाब से। वैसे तो हमारे इस भूभाग में 21 जून को इसलिए याद रखा जाता है कि ये सबसे लंबा दिवस होता है, लेकिन 21 जून अब विश्व के लिए एक नई पहचान बन गया है। गत सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस में संबोधन करते हुए मैंने एक विषय रखा था, प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं।